हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जनरल साइंस के उन प्रश्नों को जो सीधे एनसीईआरटी से हैं और रिसेंट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फ्रिज में कूलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है तरल अमोनिया। तरल हाइड्रोजन की बात करें तो ये रॉकेट इंजन के ईंधन में इस्तेमाल होता है। तरल नाइट्रोजन मुख्य रूप से अपने ठंडे तापमान और कम प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर उपयोग होता है। वहीं तरल हीलियम की बात करें तो इसका उपयोग निम्न तापिकीय चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब और अतिचालक चुंबक में कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शाही रोग किसे कहा जाता है। दोस्तों, हीमोफीलिया रोग को शाही रोग कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। दोस्तों, इस रोग में होता क्या है, इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का इसमें नहीं जमता है, इसमें जो फैक्टर 8 है उसकी कमी हो जाती है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में बदलता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वह तापमान जिस पर द्रव यानी कि पानी जब है वो बर्फ में, पानी क्या होता है, द्रव होता है, और बर्फ होता है वो ठोस होता है। जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसे कहते हैं हिमांक। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। डाल्टन ने। दोस्तों, सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में अभी रिसेंट में ही पूछा गया। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला तो है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। उसमें भी कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें मना किया जाता है ना, डॉक्टर मना करते हैं, उसको शुगर भी बोलते हैं। दोस्तों, शुगर हो गया है, आम भाषा में लोग शुगर ही बोलते हैं, अरे शुगर हो गया है, शक्कर मत डालो, मतलब कि बिना शक्कर वाली चाय पीते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, वो किसमें होता है, वो मधुमेह रोग ही होता है। अगला प्रश्न है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों, कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आप कमरे में, मतलब किसी कमरे में अगर कोई व्यक्ति है किसी कमरे में, उसने पूरा खिड़की दरवाज़ा सब कुछ लॉक कर दिया, एकदम बंद कर दिया है, वहाँ पर अगर वो धुआं चलाता है कोयले को, फिर धीरे धीरे वो जो गैस रिसने लगती है ना, उससे उसकी मौत भी हो सकती है दम घुटने से। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बूझे चूने में कौन से गैस की क्रिया कराई जाती है। दोस्तों, ये बूझे चूने का रासायनिक फॉर्मूला है और यह है क्लोरीन का। जब बूझे चूने में क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। दोस्तों, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है, जंग। दोस्तों, लोहे पर जो जंग लगती है वो लाल रंग की होती है, सबने देखा होगा, उसे मूर्छा भी कहते हैं। लोहे पर जो जंग लगती है वो लाल रंग की होती है। चांदी पर जंग लगती है, किसने किसने देखा है कि चांदी पर किस रंग की जंग लगती है। दोस्तों, काले रंग की लगती है। और तांबा का लोटा या तांबा का कुछ बर्तन होगा, आपने देखा होगा, उस पर हरे रंग की, हरा हरा जम जाता है, उस पर हरे रंग की जंग लगती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को प्रोटीन के पाचन के लिए सक्रिय करता है। तो वह एंजाइम है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जटिल संवहनीय उत्तक हैं। दोस्तों, जाइलम का काम क्या होता है, ये पौधों में जल पहुंचाता है, और ये जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में विभिन्न भागों में भोजन और जल पहुंचाता है, यानी कि ये खाद्य पदार्थों का मतलब कि पूरा बांटता है, सबको देता है, यानी पत्तियों को सबको भोजन खिलाता है।
अगला प्रश्न है जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। दोस्तों जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। दोस्तों ये जिप्सम का फॉर्मूला है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है, और ये क्या है, ये पानी के अणु हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किसका बना होता है। दोस्तों लेड और टीन इन दोनों को मिक्स करने पर फ्यूज तार बनता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला क्या है, C/100 इक्वल टू F-32/180। ये इसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। आवर्त सारणी, दोस्तों आवर्त सारणी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप उसको तैयार करिएगा पूरी आवर्त सारणी को। यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और मोजले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है सिगरेट पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों सिगरेट पीने से फेफड़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों इसकी संयोजकता 4 होती है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। पहले हम खाना खाते हैं, मुख में डालते हैं, तो वहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है। दोस्तों मैग्नीशियम तत्व जो है वो क्लोरोफिल में होता है। अगला प्रश्न है ऑयल। दोस्तों यहाँ पे होगा ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4। इसको क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। अगला प्रश्न है वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। 206। पराबैंगनी कीड़ों से कौन सी गैस हमारी सुरक्षा करती है। दोस्तों बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको अभी इजी लग रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, आप जब एग्जाम में जाओगे तो इतना प्रेशर रहेगा एग्जाम का, आपको याद ही नहीं आएगा, उस टाइम गलत करके आओगे। इसीलिए रिवीजन नहीं छोड़ना है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है ना कोई हार्ड है, आपको रिवीजन करते रहना है। पराबैंगनी कीड़ों से कौन सी गैस हमारी सुरक्षा करती है। दोस्तों वो है O3 यानी कि ओजोन गैस। दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है ना, उसमें 3 रेज आती हैं। पहली होती है UVA, दूसरी होती है, ऐसे बताती हूँ, पहली होती है UV रेज A, दूसरी होती है UV रेज B, और तीसरी होती है UV रेज C। और सबसे खतरनाक दोस्तों ये तीसरी वाली होती है। इससे पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से कौन सी गैस रोकती है, ओजोन गैस रोकती है। अगला प्रश्न है प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था। थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ये है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ये ऋण आवेशित होता है। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो इसके खोज करता है गोल्डस्टीन। ये क्या है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन क्या है, इसके खोज करता है चैडविक। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। और नाभिक जो है इसके खोज करता है रदरफोर्ड। ये क्या होता है, ये भी धन आवेशित होता है। दोस्तों ये सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दांतों के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों के उपचार के लिए अवतल दर्पण यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 10% का नियम किसने दिया है, लिंडमैन द्वारा दिया गया है 10% का नियम या फिर 10% का सिद्धांत। एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 100, और ये दोस्तों ये ऊपर होगा, यहाँ पे ऐसे था, कण होते हैं। इन्हें ही आवोगाद्रो संख्या यानी कि n, और ये इसके नीचे होगा, a इसके नीचे है, वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में, मोबाइल के सिस्टम में टाइप करने की ये सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ये सोडियम नहीं है, ये ऐसे है n और नीचे a है। हीरे का चमकना क्या है। दोस्तों हीरे का चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, यह सभी क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों तारों का टिमटिमाना आप सभी ने देखा होगा, पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना,
एक बर्तन में पानी लीजिए, किसी कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें एक पेंसिल डाल के देखिए, वो क्या देखेंगे आप ना, तो वो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। वही होता है, आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। दोस्तों हीरे का ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, गति के नियम को किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। 3 गति के नियम, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों लिटमस जो है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ये क्या करता है? ये अम्ल को, मतलब कि दोस्तों जो लिटमस है वो अम्ल दोस्तों जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वपोषी। मीठा जहर किसे कहा जाता है? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को मीठा जहर कहते हैं, सॉरी, मीठा जहर कहते हैं। दोस्तों इसे मीठा जहर कहा जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना वो धीरे धीरे होती है, यानी कि हौले हौले। वो गाना है ना, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से धुआं लगती है, तो हौले हौले से जहर चढ़ता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, फनी सी ट्रिक थी। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी। दोस्तों हैजा को कालरा रोग भी कहा जाता है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है? पटाउ सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट जो है वो विटामिन 12 में पाया जाता है। और एक और याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग किसमें होता है? ये कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है? दोस्तों ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इसके सहायक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। इसका कार्य क्या होता है? ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को वापस लेकर आता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1/2/1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। अगला प्रश्न है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? दोस्तों ये 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और एल्कोहल जो है वो 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला प्रश्न है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कौन सा होता है? दोस्तों वो कौन सा रंग होता है जो सभी रंगों को बदल कर रख देता है? वो होता है सफ़ेद रंग। यानी जो वस्तुएं सफ़ेद रंग की होती हैं वो अलग अलग वस्तुओं, मतलब कि जो दूसरे रंग की वस्तुएं हैं उसको, उसके रंग को परावर्तित कर देती हैं। अगला प्रश्न है, सोते वक्त RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितने % कम हो जाता है? 5%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। दोस्तों सोडा वाटर और जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक और भी जो बहुत सारे पेय पदार्थ आप लोग पीते हैं उनमें क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने में किसका प्रयोग होता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्लराज, अम्लों के राजा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्याही में चमक लाने और बहने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं?
दोस्तों पेन, आप लोग पेन से लिखते हैं ना, उसमें स्याही भरी रहती है। अगर पेन को आप उल्टा करते तो भी उसमें से स्याही नहीं गिरती है। और आप उस पेन, अगर आप अभी आप लोग अपने पास पेन रखे हैं ना, तो हाथ पे चला के देखिए, अपने हाथ पे चलाइए, उसमें से ना शाइन करेगा, वो चमक निकलती है एक। वो किसके कारण होता है? गोंद के कारण होता है। दोस्तों स्याही में चमक लाने और बहने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? गोंद मिलाया जाता है, इसीलिए पेन से स्याही नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र। दोस्तों ये दोनों इसका फॉर्मूला है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र, इन दोनों को आपको याद रखना है। इस पर आपको सवाल भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आसान है। देखिए दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है शीशा, वो काफी बड़ा होता है, यानी कि प्लस होता है। और लेंस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वो क्या होता है? माइनस होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH2। इसे क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लोरोफिल पका सॉरी क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? लाल, नीला और बैंगनी। दोस्तों अब अगला प्रश्न है एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है वो है एथिलीन। ये एकमात्र हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। आवर्त सारणी, इसमें तत्वों की मात्रा है 118, 20 अधातु हैं, 91 धातु हैं, 7 उपधातु हैं, 7 आवर्त है, 8 वर्ग है, 17 हेलोजन है और 18 सक्रिय है। दोस्तों इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जिंक को जब एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पीतल बनता है। उसी तरह कांसा, जो कांस्य पदक होता है कांसा, उसमें क्या क्या मिला रहता है? तांबा और टिन को साथ में मिलाने पर कांसा बनता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। 1 मोल गैस के एनटीपी का आयतन कितना होता है? 22.4। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सूत्र है 2n का होल ट्वाइस। ये मैंने ऐसे लिखा है ताकि मैं बताऊं कि ये ऊपर है। अगला प्रश्न है डीएनए के खोजकर्ता। दोस्तों इसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक मिशर। ये मिरर नहीं है, मिशर है, फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अभी रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था डीएनए का फुल फॉर्म। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? एस शेप में होता है। अगला प्रश्न है तत्वों के प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वो है वर्जिलियस। दोस्तों ये प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से लिया गया है। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी होती है? लाइसोसोम। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को आप गौर करिएगा। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका जो भित्ति होती है वो ओनली पादप में पाई जाती है, ना कि जंतु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। दोस्तों इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक दिशा यानी कि एक दिशा में होता है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो 2 दिशा में होता है। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि आपका दूध से दही का बनना, अगर आपने दूध से दही बना दिया तो वापस उस दही को दूध नहीं बना सकते, यानी कि यह एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे पानी से बर्फ बनाना, फिर बर्फ से पानी बनाना। दोस्तों आप ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है, क्योंकि आपने उसको जमा दिया, बर्फ बन गया, फिर उसको पिघला दिया, पानी बन गया। तो ये क्या है? ये है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति गृह या फिर पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी
टफ होती है, मतलब लोग उसको टफ मानते हैं। शक्ति गृह पावर हाउस। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। जंतु कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा, इसे लिपिड भी कहते हैं, इसकी बनी होती है। दोस्तों जंतु कोशिका की झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, वहीं पर पादप कोशिका की जो झिल्ली है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है विटामिनों के रासायनिक नाम। दोस्तों यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। दोस्तों थोड़ी सी ज़बान मेरी लड़खड़ा जा रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ आप लोग इसे माइंड मत करिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। दोस्तों लिखने में मुझे बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं बोल के बता देती हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी7 का बायोटीन और विटामिन बी9 का फोलिक एसिड। और विटामिन सी का, दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। विटामिन के का होता है आपका फिलोक्विनोन। दोस्तों ये विटामिनों के रासायनिक नाम है जिसे आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है और जल में भी कौन सा घुलनशील है। दोस्तों विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। पादपों का संवहन ऊतक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। पादपों में श्वसन मूल पाया जाता है कहाँ पर? दोस्तों किन पादपों में श्वसन मूल पाया जाता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, किन पादपों में श्वसन मूल पाया जाता है? जो मैंग्रोव वन के पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उसमें श्वसन मूल पाया जाता है। यानी कि जो ये पौधा हो गया उसमें श्वसन मूल का मतलब ये आपकी मिट्टी हो गई और इसकी जड़ जो है वो ऊपर की तरफ रहेंगी, इसी को कहते हैं श्वसन मूल। अगला प्रश्न है पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। दोस्तों कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। कोशिका की आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होगा दोस्तों, ये इधर होगा, ये एटीपी में संचित होता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है रक्त का परिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध होता है? F बराबर ma, ये संबंध होता है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? दोस्तों मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? दोनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। पौधों की वृद्धि में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? पत्तियों को गिरने से बचाता है। और एथिलीन क्या करता है? ये फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है एथिल एल्कोहल। वसा का पूर्ण पाचन शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों वसा का पूर्ण पाचन शरीर के छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली O2 का स्रोत क्या है? H2O यानी कि जल। दोस्तों अब हम फटाफट फिजिक्स के 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। पारसिक किसकी इकाई है? दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर परिवर्तित होता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व।
एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। दोस्तों करंट नापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। समुद्र में प्लवन करते समय